वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राजकुमार यादव और हमारे जेम्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन अवश्य प्रेस कर दें। चलिए हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे साइंस का चैप्टर 5 पार्ट 5, जो कि हमारे 9th क्लास का है, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की मौलिक इकाई जो कोशिका रहती है उसे हम जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। तो हम इस चैप्टर में कोशिका या सेल के बारे में पूर्ण रूप से विवरण पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो लेक्चर को पूरा देखें ताकि आपको कोशिका के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए टॉपिक देख लेते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है, हम पढ़ेंगे सेल क्या कहलाती हैं, ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, सेल कितने प्रकार की होती है वो भी देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो सेल रहती है उसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। जैसे सेल पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है एंड सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें राइबोसोम पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ठीक है, हमारा जो चौथा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्लांट और सेल में एक बेसिक डिफरेंस देखेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या कहलाती है। और अंत में हम देखेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिससे आपको ये सारे चैप्टर का एक सारा क्लियर हो जाए। चलिए हिंदी में आप टॉपिक देख सकते हैं हमारे, कोशिका, सजीव, कोशिका के प्रकार, कोशिका का संरचनात्मक संगठन, कोशिका भित्ति, जीव, केंद्रक, कोशिका द्रव, कोशिकांग, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वनस्पति कोशिका और जीव कोशिका में हम थोड़ा सा अंतर देखेंगे और लास्ट में हम हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा सेल। तो सेल क्या कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है या कोई भी सजीव रहता है, उसकी जो मूल इकाई रहती है उसे हम सेल कहते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। द एनाटॉमिकल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेल। ठीक है, तो जो फंक्शनल यूनिट रहती है उसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या करती है कि बॉडी में फंक्शन को डन कराती है। ठीक है, अब इस सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो कोशिका है इसकी डिस्कवरी किसने की थी। तो कोशिका की जो डिस्कवरी वो रॉबर्ट हॉक द्वारा की गई थी। इन्होंने क्या किया, एक जो डेड सेल था उसका एक पीस लिया, ठीक है, कॉर का एक पीस लिया और उन्होंने क्या किया, जो सूक्ष्मदर्शी रहता उससे देखा तो उन्होंने पाया कि इसके अंदर कुछ क्या है, छोटे छोटे सेल्स हैं। ठीक है, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, आप हिंदी में देख सकते हैं कि शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई सेल कहलाती है। कोशिका की खोज का श्रेय हम किसे देते हैं, रॉबर्ट हॉक को देते हैं। और जिन्होंने क्या किया था कि एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जो कॉक के एक टुकड़े को के मृत कोशिका को देखा तो उससे इन्हें अंदाजा लगा लिया कि जो कोई भी जैसे कि प्याज देखेंगे तो प्याज में क्या होता है, एक झिल्ली टाइप की पाई जाती है। अगर आप उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको छोटे छोटे ऐसे कुछ बाउंड्री टाइप की दिखेंगे, जिसे हम सेल कहते हैं। अब इस यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल की कुछ टाइप देख सकते हैं, जैसे कुछ ये माइटोकॉन्ड्रिया देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करनी है सजीव क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो सजीव के बारे में देख लेते हैं कि सजीव क्या कहलाते हैं। ठीक है, सजीव का सीधा सा मतलब वो रहता है कोई व्यक्ति जो मूवमेंट कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है या वो ब्रीथिंग कर रहा है, सांस ले रहा है। ठीक है, अगर ये सारी प्रोसेस कोई कर रहा है तो उसे हम बोलेंगे कि वो सजीव है। ठीक है, आपके जो सजीव होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं और इसके अतिरिक्त वो मूवमेंट भी करते हैं। ठीक है ना, आई गेस आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही होंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फिश दिख रही हैं। तो फिश हुआ, आपके प्लांट हुए, या जो आपके पास जो डॉग वगैरह रहते हैं, कैट्स वगैरह रहती हैं, या जो भेड़ या बकरियां रहती हैं, ये सारी आपकी सजीव में आती हैं। ठीक है, हम भी सजीव हैं। ठीक है, क्योंकि हम चल भी सकते हैं
और फिर भी सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो हमारे ऑर्गेनिज्म या सजीव रहते हैं वो आपके दो बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वे होते हैं जो कि जिनकी एक कोशिका होती है, और एक दो होते हैं जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। जैसे कि हम बात करें जो शैवाल रहते हैं उनमें एक कोशिका पाई जाती है। अगर हम बात करें ऐसे कि हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। आई बस यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम देखते हैं कि जो सेल हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस अगर बात करें तो सेल आपकी दो प्रकार की होती हैं। पहला है आपका प्रोकार्योटिक्स होती है और दूसरी होती है यूकार्योटिक्स होती है, ठीक है। कोशिका को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक विकसित होती है और एक अविकसित होती है, ठीक है। अब पहले हम देख सकते हैं कि प्रोकार्योटिक सेल क्या कहलाती है, ठीक है। तो किसी भी जीव के जो आंतरिक झिल्ली होती है अगर उसमें क्या है अनुपस्थिति हो जाए, क्या हो जाए वो, मतलब कोई भी जीव है अगर उसकी आंतरिक झिल्ली की अनुपस्थिति हो जाए तो एक विशिष्ट नाभिक और अन्य जीवों की कमी हो जाती है, ठीक है। इसमें कमी होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोकार्योटिक्स कहेंगे, ठीक है। प्रोकार्योटिक्स झिल्ली में फास्फोलिपिड्स बने होते हैं, ठीक है। ये फास्फोलिपिड्स बने होते हैं जो कि कोशिका को प्राथमिक अस्माटिक अवरोध का निर्माण करते हैं, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा कोशिका के अंदर अवरोध उत्पन्न होता है, ठीक है। अब इस आपको यहाँ से ये जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे आप देख सकते हैं कि इन जीवों में क्या होते हैं कि अविकसित और जो आदिम कोशिकाएं वो पाई जाती हैं, ठीक है। पूरी तरीके इनका आकार विकसित नहीं होता है, इनका आकार छोटा होता है। इसमें सबसे पहले केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता या फिर होता भी है तो काफ़ी ज़्यादा अल्प विकसित होता है, ठीक है। अब इस क्लियर होता जा रहा होगा, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम पाया जाता है और कोशिका में कोशिका भित्ति से घिरी हुई नहीं पाई जाती, मतलब जो कोशिका रहती है उसके चारों तरफ क्या होती है, कोशिका भित्ति आपकी नहीं पाई जाती, ठीक है। कोशिका विभाजन में क्या होता है, आसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। आसूत्री से तात्पर्य है कि ये लगातार दो भागों में डिवाइड नहीं होती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं यूकार्योटिक कोशिका की, ठीक है। तो these cells are the characterized by the distinct nucleus surrounded by a double membrane, ठीक है। तो इसके जो केंद्रक रहता है इसके चारों तरफ क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन की क्या पाई जाती है, न्यूक्लियस रहता है वो डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है, ठीक है। इन कोशिकाओं में देखो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, जिसमें डीएनए उपस्थित रहते हैं, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमोटिन तथा इसके अलावा केंद्रक भी पाया जाता है। प्रोकार्योटिक इनमें विकसित और नवीन कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। इनका आकार बहुत बड़ा होता है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक द्रव भी पाया जाता है, एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, इसमें क्रोमोसोम की संख्या एक से अधिक होती है, ठीक है। कोशिका में कोशिका भित्ति से घिरे हुए पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन इसमें समसूत्री होता है, ठीक है, विषमसूत्री नहीं होता है बल्कि इसमें समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। और अर्धसूत्री विभाजन होता है, जैसे कि कोई एक भाग है तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आई विश क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम कोशिका का संरचनात्मक संगठन, ठीक है। स्ट्रक्चर देखेंगे हम कोशिका में कैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। तो कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है तो देख लेते हैं। इसमें केंद्रक या केंद्रिका पाई जाती है, जीवद्रव पाया जाता है, गोल्डी समरस या गोल्डी यंत्र पाया जाता है, कणाप पाया जाता है। इसके अतिरिक्त में अंतर्प्रद जालिका भी पाई जाती है, गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसके अंदर जीव भी पाए जाते हैं, ठीक है। राइबोसोम और सेंट्रोसोम पाया जाता है और इसके अंदर लवक भी पाया जाता है, ठीक है। ये सारे कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। चलिए हम कुछ ऐसे टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो कि कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कोशिका में क्या है कि अलग अलग चीज़ों से जो बने रहते हैं, जो उसकी संरचनात्मक इकाई है वो क्या क्या पार्ट्स हैं वो सब कुछ इसमें डिफाइन किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल के बारे में, ठीक है। तो जो आपकी कोशिका भित्ति ये क्या होता है, कोशिका का बाहरी आवरण होता है, ठीक है।
यह वनस्पति कोशिका में पाई जाती है। यह सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका की जो बाहरी झिल्ली रहती है वो प्लाज्मा झिल्ली की बनी हुई होती है, या उसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, अगर आपकी प्लांट सेल में तो उसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहेंगे। अगर वो आपकी प्रेजेंट है एनिमल सेल में तो उसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहेंगे। बाहरी आवरण दिख रहा होगा, ये कोशिका भित्ति का बाहरी आवरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाता है। चलिए देखते हैं। तो किसी भी कोशिका की जो कोशिका भित्ति को छोड़कर जो संपूर्ण भाग रहता है उसमें क्या पाया जाता है, हमारा जीव द्रव पाया जाता है। उस जीव द्रव को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, यह जीवन का क्या होता है, भौतिक आधार होता है। ठीक है, भौतिक आधार इसलिए रहता है क्योंकि इसमें जितनी भी जो एनिमल की बात करें या जो प्लांट की बात करें उसकी सभी प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, अभी ये कोशिका द्रव होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है और इसके अंदर एक न्यूक्लियस रहता है। चलिए आगे देखते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। डायग्राम इसमें बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें इसमें आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो आपको ये बाकी जो इलाका दिख रहा है आपको, जो कि आपको जीव द्रव मतलब जो आपका कोशिका भित्ति को छोड़कर जितना वाला आपका जो शेष भाग है उसे हम जीव द्रव कहते हैं। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि न्यूक्लियस क्या कहलाता है। चलिए देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस क्या है कि एक ऑर्गेनेल फाउंड है जो कि यूकारियोटिक सेल में पाया जाता है। ठीक है, प्रोकारियोटिक्स में नहीं पाया जाता, ये केवल यूकारियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है। ठीक है, अब केंद्रक यूकारियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक अंग है। इसकी पूरी तरह से संलग्न परमाणु ये कहाँ पाया जाता है, झिल्ली के अंदर पाया जाता है। और कोशिका के अनुवांशिक पदार्थों का बहुमत होता है, मतलब जो कोशिका रहती है उसके जो अनुवांशिक पदार्थ रहते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। गुणसूत्रों को बनाने के लिए सामग्री का विभिन्न प्रकार के प्रोटीन के साथ साथ डीएनए अणुओं के रूप में आयोजित करता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त ये डीएनए का भी निर्माण करता है। ठीक है, इसका आप डायग्राम देख सकते हैं आप। ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये आपका न्यूक्लियस है। इसके अतिरिक्त आपका ये क्रोमोमैथ है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर पोर है। ठीक है, ये पूरा न्यूक्लियर का आपका डायग्राम है। इस चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव क्या कहलाता है। ठीक है, तो कोशिका में क्या होता है, जो कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर, केंद्रक कोशिका झिल्ली में आ गए हैं। अब इसमें हम क्या कर देंगे, केंद्रक को छोड़कर जो संपूर्ण पदार्थ बचता है उसे हम कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे कि ये हुआ आपका केंद्रक। ठीक है, तो इस केंद्रक को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, इस केंद्रक को छोड़कर बाकी जो आपका ये वाला इलाका दिख रहा है आपको, इसे हम बोलेंगे कोशिका द्रव। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक झिल्ली के बाहर रहता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली रहती है वो अंदर पाई जाती है और जो केंद्रक रहता है वो झिल्ली के बाहर रहता है। ठीक है, अब इसकी कुछ गुण देख लेते हैं। तो सबसे पहले यह रविदार जेलीनुमा होता है और ये अर्ध तरल पदार्थ है। इसकी रचना जल एवं कार्बनिक और अकार्बनिक ठोस पदार्थों बनी, मतलब इसकी जो संरचना रहती है उसमें जल रहता है, कार्बनिक पदार्थ रहती हैं और अकार्बनिक पदार्थ रहती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो कोशिका द्रव रहता है उसमें जो संरचना रहती है इसकी वो जल से, कार्बनिक पदार्थों से और अकार्बनिक पदार्थों से बने हुए रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें शो की गई हैं। ठीक है, अब आगे सेल ऑर्गेनेल कोशिकांग या अंगक के बारे में। ठीक है, तो ये छोटा ऑर्गन स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, इसे हम सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। ठीक है, इसके क्या होता है कि इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है और ये स्पेशल फंक्शन को प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब इसमें मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल ऑर्गेनेल रहते हैं, कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। इन्हें हम 3 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। पहला है विदाउट मेम्ब्रेन, जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक है, दूसरा जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है और थर्ड है आपका जिसमें डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं विदाउट मेम्ब्रेन वाला। तो ये आपका प्रोकारियोटिक
सेल में पाया जाता है और इसके साथ साथ यूकारियोटिक सेल में भी पाया जाता है। ठीक है, जैसे कुछ ऑर्गेनेल्स जैसे बात करें राइबोसोम, तो ये क्या होते हैं कि इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। ठीक है, अब दूसरा सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड की बात करें तो कुछ ऐसे ऑर्गेन होते हैं जो इनमें सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे बॉक्यूल हुआ, लाइसोसोम हुआ आपका, गोल्गी एपरेटस हुआ एंड एंडोप्लाज्मिक हुआ। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब डबल मेम्ब्रेन की बात करें तो कुछ ऐसे ऑर्गेन होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, क्लोरोप्लास्ट की बात करें, इनके अंदर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। आई विश क्लियर होता जा। चलिए अब हम इसको हिंदी में देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कोशिका ऑर्गेनल, कोशिका के अंदर मौजूद एक छोटे अंग जैसी संरचना होती है। ठीक है, जिसे हम कोशिका अंग कहते हैं। ठीक है, इसकी एक विशिष्ट संरचनात्मक रचना होती है जो कि विशिष्ट कार्य करता है। ठीक है, झिल्ली की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर हम इसको 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला झिल्ली के बिना, जैसे राइबोसोम हुआ। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त ये प्रोकार्योटिक्स और यूकार्योटिक्स दोनों में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सिंगल मेम्ब्रेन। तो सिंगल मेम्ब्रेन भी कुछ ऐसे ऑर्गन रहते हैं जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है। जैसे उदाहरण ले सकते हैं रिक्तिका, लाइसोसोम, गोल्गी उपकरण या एंडोप्लाज्म या फिर रेटिकुलम, इन सब में आपका सिंगल ऑर्गेनल पाया जाता है। ठीक है, अब जिनमें डबल पाया तो वो देख लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन वाला क्या होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड पाया जाता है। ठीक है, रिविज क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप डायग्राम भी देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ये डायग्राम है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे राइबोसोम्स क्या कहलाते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम्स आर प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। ठीक है, तो जो राइबोसोम्स रहते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्रीज कहलाती है सेल की। इसमें 2 सब यूनिट्स रहती हैं आपकी। ठीक है, एक जो यूनिट रहती है ये फ्लोटिंग कर सकते हैं, मतलब ये तैरते रहते हैं फ्रीली, कहाँ पे, सेल के साइटोप्लाज्म में और एम्बेडेड विद इन दी एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में। ठीक है ना, अब इसको हम देख सकते हैं जैसे कि एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम होता है और दूसरा है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइजोसोम ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द एंडोप्लास्टिक रेटिकुलर प्ले इन अ इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेटिक विद इन द सेल। ठीक है, तो ये क्या करता है कि प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। ठीक है, भेजता है एक सेल से दूसरी सेल में। ठीक है, और दूसरा है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। ठीक है, इसमें देख सकते हैं द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is a membranous organelle that shares part of the membrane with that of a nucleus। ठीक है, ये न्यूक्लियर के साथ पार्टों को साझा करता है। सम प्रोटीन्स ऑफ ईआर नाउन एज दी रफ ईआर, जिन्हें हम रफ ईआर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। कोशिका के अंदर क्या है, एक कारखाना है किसका, प्रोटीन का। इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने पहले बता दिया आपको। ठीक है, तो ये क्या करता है, तैरता हुआ पाया जाता है 2 अलग अलग प्रकार के आरएनए द्वारा प्रदान किए टेम्पलेट्स और निर्देशों का उपयोग करते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स क्या क्या आप भेज रहे हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त वहाँ से क्या क्या मैसेज मिल रहा है उसको ये देखता है। ठीक है, राइबोसोम विभिन्न प्रकार के प्रोटीनों को संश्लेषित करते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो अलग अलग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए अब हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। इसका जो शेप होता है वो ओवल शेप में होता है, आप देख सकते हैं ओवल शेप में इसका शेप है। एज द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया सर्व द ट्रांसफॉर्म मॉलिक्यूल्स सच एज द ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का स्थानांतरण करता है, जिसे हम एटीपी के बेस पे दर्शाते हैं। ठीक है, जिसे हम एंडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। ठीक है, एटीपी फ्यूज
सेलुलर प्रोसेस रहता है जो कि ब्रेकिंग करता है हाई एनर्जी, ठीक है, एक जगह से दूसरी जाएगा और फिर एनर्जी में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि क्या करता है, ये जो जितनी भी सेल को जितनी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है ये उसको उतनी एनर्जी प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। चलिए अब हम हिंदी में देख लेते हैं थोड़ा। तो आप देख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि सबसे पहले क्या होता है कि पावर हाउस कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादातर यूकारियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसमें अंडाकार आकार के अंग हैं, मतलब ये आपका इस आकार का होता है, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त क्या होता है कि इसमें जो ऊर्जा रहती है वो एनटीपी के रूप में संचित रहती है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसके अतिरिक्त जो ग्लूकोज रहता है उसे छोटे छोटे भागों में तोड़कर और ये अंगों में विभाजित कर देता है, ठीक है, जिससे क्या होती है आपकी जो सेल रहती है वो लगातार वर्क करती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कर रहे हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में। तो देखते हैं, अ प्लांट सेल कंटेन्स अ लार्ज सिंगुलर वॉक्यूल दैट इज यूज फॉर द स्टोरेज एंड द मेंटेनेंस द शेप ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये प्लांट सेल होती है जो कि क्या करती है, इसमें एक रिक्तिका पाई जाती है जो कि क्या करती है कि भंडारण करती है किसकी, ऊर्जा का, ठीक है। इसमें सेल वॉल भी पाई जाती है और सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाती है, ठीक है। जबकि आपका जो एनिमल सेल रहता है, सेल मेम्ब्रेन सिंपली हैव अ सेल मेम्ब्रेन बट नॉट सेल वॉल, ठीक है। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो इसमें केवल आपकी सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है। हिंदी में देख सकते हैं रहता है। और एनिमल सेल में दोनों में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो आपका प्लांट सेल रहता है इसमें अतिरिक्त रूप से आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इसके अतिरिक्त आपका वैक्यूल भी पाया जाता है, ठीक है। बाकी सब दोनों में चीज़ें सेम है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 1965 में कोशिका की खोज किसने की थी, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो रॉबर्ट हुक है उसने कोशिका की खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका में विपरीत होने वाले अणुओं के प्राथमिक पैकेजिंग एरिया का काम करने वाले अंग का नाम बताना, तो उसका नाम क्या है आपका गोल्डी ऑपरेटस बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। तो सबसे बाहरी दीवार की बात करें तो उसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें कोशिकाएं द्वारा पदार्थ का अंतर्ग्रहण प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। तो उसका नाम हमें मालूम है कि उसका नाम है आपका एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब इस क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंगों के बारे में सही नहीं है, ठीक है। अंगों के बारे में क्या कथन नहीं, पहला है कि ये सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पहला। दूसरा, ये बहुकोषीय जीवों में पाया जाता है। तीसरा देख सकते हैं ये कोशिका उत्पादन के लिए समन्वय करते हैं। और चौथा है ये छोटे आकार के होते हैं। तो देखिए आप बी वाला देख सकते हैं, आप बी में क्या लिखा है कि ये बहुकोषीय जीवों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो आपके अंग रहते हैं वो केवल आपके बहुकोषीय जीवों में ही पाए जाते हैं, जैसे फेफड़े हुए आपके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि एक जीव का नाम बताइए जो एकल अणुसूत्र वाला होता है, उसमें कोशिका का विभाजन विखंडन या बंडिंग के माध्यम से होता है, ठीक है। मतलब विभाजन विखंडन के द्वारा होता है, ठीक है। तो उसका नाम है मालूम है प्रोकार्योटिक्स होता है, ठीक है। चलिए हमारा सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमें उस प्रक्रिया का नाम बताना जिसमें पुटिका की झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली के साथ मिलती है और अपने पदार्थों को आसपास के माध्यम में डाल देती है, ठीक है। तो उसका क्या है आपका एक्सोसाइटोसिस कहलाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे 8 क्वेश्चन देख सकते हैं कि कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, पहले पढ़ा हमने उसे कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। कोशिका के अंदर पाया जा रहा है और कोशिका जेली जैसा रहता है उससे हम कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब वैसे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंडों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।